हेलो एंड वेलकम टू द आईएएस एकेडमी। आज है तारीख 9 जनवरी और शुरू करते हैं प्लेन्स स्पेसिफिक करंट अफेयर का न्यूज़ डिस्कशन। हमारी पहली न्यूज़ जोशीमठ क्राइसिस को लेकर है। आपको पता है कि जोशीमठ पूरी तरह से न्यूज़ में है। क्यों न्यूज़ में है? दरअसल जो जोशीमठ जो टाउन है, वो जिस लैंड पर जो एस्टैब्लिश्ड है, वो लैंड जो है अब सब्सिडेंस होता जा रहा है। वो नीचे धीरे-धीरे धँस रहा है। तो इस वजह से पूरा जो टाउन है वो अनस्टेबल हो गया है। अब बहुत से लोगों की जान का खतरा है और पूरे के पूरे जो टाउन है, वो सिंक कर सकता है। हालाँकि कुछ 60 लोगों को वहाँ से इवैक्यूएट किया जा चुका है, बट अभी भी खतरा एज़ इट इज़ है। अब हमें ये देखना है कि पुलिस पर्सपेक्टिव से कि जोशीमठ का इम्पोर्टेंस क्या है, जो बेसिक फैक्ट है जो यूपीएससी पूछ सकती है। तो सबसे पहले जो हम जोशीमठ के बारे में देखें, तो ये एक ऐसा मठ था जो कि 4 जो मठ एस्टैब्लिश किए थे आदि शंकराचार्य जी ने, उनमें से ये एक था। बाकी के 3 मठ कौन-कौन से थे? पहला मठ तो जोशीमठ और वेस्ट साइड में कौन-सा था? श्रद्धापीठ द्वारका, ईस्ट साइड में गोवर्धन पीठ, पुरी उड़ीसा और साउथ में कौन-सा था? श्रृंगेरी श्रद्धा पीठम, कर्नाटका में है जो। तो ये टोटल 4 पीठ जो आदि शंकराचार्य जी ने बनाए थे। तो उनमें से जोशीमठ नॉर्थ में एस्टैब्लिश्ड है। जोशीमठ का जो रिलीजियस कल्चरल सिग्निफिकेंस है, बट साथ ही साथ ये एक स्ट्रेटेजिक सिग्निफिकेंस भी रखता है। क्यों? क्योंकि जो जोशीमठ अगर आप देखोगे तो चमोली डिस्ट्रिक्ट में आता है। मतलब जो इंडिया चाइना की बॉर्डर है, उसके ये पास में आता है। ये इंडियन आर्मी का यहाँ पे कैंटोनमेंट भी है। तो स्ट्रेटेजिक पर्पस के लिहाज से भी जोशीमठ बहुत ही एक इम्पोर्टेंट एरिया है। तो इसके रिस्टोरेशन के लिए, इसके कंजर्वेशन के लिए, इसके प्रोटेक्शन के लिए और ज़रूरत से ज़्यादा हमें कदम लेने पड़ेंगे। अब हमें कारण जानना है कि जोशीमठ का जो लैंड सब्सिस्टेंस देखने को मिल रहा है, वो क्यों हो रहा है? आपको पता है कि जो टाउन है जोशीमठ, ये जो जिस एरिया में ये लाई करता है, वो ऑलरेडी हाई रिस्क सिस्मिक ज़ोन 5th का पार्ट है। मतलब ऑलरेडी ये अर्थक्वेक प्रोन इलाका है। यहाँ पे एवेलांच देखने को मिल सकता है, यहाँ पे आपको लैंडस्लाइड देखने को मिल सकता है। 1976 में जो मिश्रा कमेटी की जो रिपोर्ट आई थी, उसमें ये बताया था कि ये जो एरिया है पूरा लैंडस्लाइड से बना हुआ है, कि एक लैंडस्लाइड हुआ था, उसके बाद में ये कुछ जो लैंडस्लाइड में जो रॉक्स आए थे, कुछ लूज़ सॉइल्स थे, उसके ऊपर ये टाउन को बसाया गया था। इस मिश्रा कमेटी ने ये बोला था कि यहाँ पर आपको बिल्कुल कोई कंक्रीट स्ट्रक्चर नहीं बनाना है कि आपने 3 स्टोरी, 4 स्टोरी बिल्डिंग को आपने बना दिया, ऐसा नहीं करना था। बट फिर भी यहाँ पर कंस्ट्रक्शन होते गए और वो भी हेवी कंस्ट्रक्शन होते गए कंक्रीट के। तो इससे इस लैंड पर बहुत ज़्यादा प्रेशर पड़ रहा है। अब जो कि ये जो लैंड है, इसका जो सॉइल है, वो बहुत ही लूज़ली कनेक्टेड है आपस में, क्योंकि ये जो प्रॉपर हार्ड सॉइल पर नहीं बना हुआ टाउन, क्योंकि ये जो इलाका था, वो ऑलरेडी लैंडस्लाइड से बना हुआ था। तो ये जो पूरे जो कंस्ट्रक्शन बने, उसको ये स्टेबिलिटी प्रोवाइड नहीं कर सकता था। इस वजह से ये लैंड सब्सिस्टेंस हमने देखने को मिल रहा है। इसके साथ-साथ कुछ जो पावर प्रोजेक्ट जो चल रहे हैं एनटीपीसी के, उसको लेकर सवाल उठाए जा रहे हैं कि तो जो 1976 जो मिश्रा कमेटी है, उन्होंने बोला था कि यहाँ पर आप कोई बड़े प्रोजेक्ट, इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट आप नहीं बना सकते। इसके बावजूद यहाँ पर पावर प्रोजेक्ट को हरी झंडी दी गई। इसके साथ-साथ इसके जोशीमठ में जो रिवर्स होती है, अलकनंदा और धौलीगंगा जो आती है, वो भी इरोजन कर रही है। तो इससे भी लैंडस्लाइड का खतरा बढ़ता जा रहा है। तो मोस्टली यहाँ पे 3 फैक्टर हैं। पहला फैक्टर जैसे बताया कि लैंडस्लाइड है, स्ट्रक्चर है, वो अनस्टेबल है। सेकंड है एनटीपीसी का प्रोजेक्ट जो जिसमें आप माइंस यूज़ कर रहे हो, ठीक है? अंडरग्राउंड एक्टिविटी कर रहे हो, उससे जो पूरा लैंड है वो अनस्टेबल होता जा रहा है। और थर्ड है जो रिवर है, अलकनंदा और धौलीगंगा, ये भी इरोजन करती जा रही है। तो इन 3 फैक्टर्स के कारण में ये पूरा जोशीमठ है, वो पूरा अनस्टेबल हो गया है और लगातार सिंकिंग देखने को मिल रही है। तो अभी फिलहाल हमारी प्रायोरिटीज़ ये होना चाहिए कि कैसे भी करके वहाँ पर एक रिहैबिलिटेशन और इवैक्यूएशन प्रोजेक्ट चलाया जाए, ताकि जो लोग जो डेंजर एरियाज़ में हैं, उन्हें वहाँ से निकाला जाए। साथ ही साथ जो प्रोजेक्ट हैं, उन्हें फिर से रिव्यू किया जाए। खासकर उनका इकोलॉजिकल इम्पैक्ट असेसमेंट किया जाए कि ये कैसे पूरे जो इकोलॉजिकल स्ट्रक्चर को डैमेज कर सकते हैं। उसके बाद ही किसी प्रोजेक्ट को साइन करना चाहिए। और खासकर उत्तराखंड जैसे इलाके जहाँ पर ऑलरेडी सिस्मिक ज़ोन 5 के जो एरियाज़ हैं, उनको वहाँ पर किसी भी इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट या पावर प्रोजेक्ट्स को ईआई के बाद ही सैंक्शन देना चाहिए। तो ये कुछ रिकमेंडेशंस हैं और मिश्रा कमेटी की जो रिकमेंडेशन उन्हें प्रॉपर्ली फॉलो करना चाहिए। अब चलते हैं आगे। हमारी अगली न्यूज़ सगोर कंगजेई को लेकर है। अब ये क्या है? ये मणिपुर का एक पोलो वेरिएंट है। जैसे देखा जाए जो पोलो गेम होता है, वो इसी मणिपुर के सगोर कंगजेई से लिया गया है। क्योंकि ये जब सगोर कंगजेई जो स्पोर्ट्स था मणिपुर पोलो, इसे जब ब्रिटिशर्स आए थे, तो धीरे-धीरे इसे मॉडिफाई किया गया और अब इसे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पोलो के स्पोर्ट्स के रूप में इसे खेला जाता है। अभी न्यूज़ में इसलिए क्योंकि एक 122 फुट टॉल स्टैच्यू पोलो प्लेयर का वो हमारे होम मिनिस्टर ने इनॉग्रेट किया है। अब हम सगोल कंगजेई के बारे में जान लेते हैं। यहाँ पे सबसे पहले आप सगोल के बारे में जानिए। सगोल का मतलब क्या होता है? ये जो आप घोड़े देख रहे हो, ये जो मणिपुरी पोनी जिसे बोलते हैं, इसे सगोल कहा जाता है लोकल लैंग्वेज में। और कंगजेई का मतलब ये जो स्टिक आप देख रहे हो, इसे कंगजेई बोला जाता है। तो जो मॉडर्न पोलो है, वो सगोल कंगजेई से ओरिजिनेट हुआ है और ये इंडिजिनस है, मणिपुर में खेला जाता है। और इसका जो रिकॉर्ड है सगोल कंगजेई का, वो 14th सेंचुरी पुराना है।
यहाँ मरीज को गॉड ऑफ पोलो के रूप में माना जाता है। वो मणिपुर का जो ट्रेडिशनल फेस्टिवल है लाई हरोबा फेस्टिवल, उनमें जो खोरी फाबा है सेलिब्रेट किया जाता है। क्यों? क्योंकि इन्हें पोलो प्लेइंग गॉड ऑफ स्पोर्ट्स के रूप में देखा जाता है वहां पे लोकल कल्चर में। और जो मणिपुर पोनी है वो 5 रिकॉग्नाइज इक्वेन ब्रीड्स है इंडिया की, और मणिपुर सोसाइटी के लिए काफी कल्चरल सिग्निफिकेंस है इस मणिपुरी पोनी का। अगर हम इस गेम की बात करें तो टोटल एक टीम में 7 प्लेयर होते हैं। तो सगोल कंजाई के बारे में यूपीएससी अगर आपसे पूछती है तो हमें पता होना चाहिए। अब चलते हैं आगे। हमारी अगली न्यूज, न्यू अम्ब्रेला एंटिटी एनयूई नेटवर्क, जो यूपीआई के राइवल के रूप में देखा जा रहा था, जिसने आरबीआई से लाइसेंस के लिए भी प्रपोजल दिया था आरबीआई को। तो आरबीआई ने फिलहाल इनके प्रपोजल को अभी होल्ड पे रख दिया है, मतलब इसे अभी लाइसेंस नहीं दिया गया है। तो ये न्यू अम्ब्रेला एंटिटी एनयूई क्या है? ये फेसबुक, गूगल, अमेजन, फ्लिपकार्ट, अदर्स, इन लोगों ने एक एनयूई एक ग्रुपिंग बनाई, एक नेटवर्क बनाया, जो कि हमारा जो डिजिटल पेमेंट सिस्टम है वो ऑपरेट कर सकते हैं, ताकि वो एक रिटेल पेमेंट ऑपरेट कर सकते हैं, मैनेज कर सकते हैं। अभी रिटेल डिजिटल पेमेंट सिस्टम क्या होता है? रिटेल पेमेंट सिस्टम वो होता है जिसमें आप ट्रांसफर ऑफ फंड्स देखते हो, जो कि कंज्यूमर मर्चेंट को देता है। जैसे आप किसी शॉप में गए, आपने पेमेंट दिया, तो अभी आप कैसे करते हो? यूपीआई से करते हो। पर अभी जो पूरा जो बर्डन है वो यूपीआई पे है। सोचो यूपीआई का जो ट्रांजैक्शन कितना ज्यादा होता है पर डे के हिसाब से। तो इसी के लोड को कम करने के लिए आरबीआई ने 2020 में प्रपोजल लाया था कि हमें जो हमारा जो डिजिटल पेमेंट सिस्टम है जो ओवर बर्डन हो चुका है उसे डी रिस्क करना है। मतलब हमें एक कंपटीशन लाना है यूपीआई का भी, ताकि यूपीआई में भी इंप्रूवमेंट हो सके, यूपीआई की मोनोपोली ना रहे। ठीक है, और साथ ही साथ यूपीआई पे जो बर्डन है फिलहाल के लिए वो थोड़ा कम किया जा सके। तो इसीलिए आरबीआई ने 2020 में बोला था कि हमें इसके लिए एक अल्टरनेटिव या फिर नॉन प्रॉफिट एनयूएस हमें प्रपोजल चाहिए। तो ये न्यू अम्ब्रेला एंटिटी है, तो इसको फेसबुक, गूगल, अमेजन, फ्लिपकार्ट और अदर्स ने मिलकर ये प्रपोजल दिया था एनयूई का, ताकि वो क्लियरिंग एंड सेटलमेंट सिस्टम एक स्टैब्लिश कर सके, ताकि एक जो यूपीआई का अल्टरनेटिव मिल सके हमको। तो अभी जो इनका जो प्रपोजल था वो आरबीआई के एक्सपेक्टेशन को मैच नहीं कर रहा था, जो सारे कंडीशन थे आरबीआई की उसे मैच नहीं कर रहा, इसीलिए इनके प्रपोजल को फिलहाल आरबीआई ने होल्ड पे रखा है। अभी एनयूई क्या है? ये कंपनी एक्ट के अंदर बनाया गया है, ताकि जो हमारा रिटेल पेमेंट है उसे मैनेज कर सके, ऑपरेट कर सके, जहाँ पे एटीएम, पीओएस, यूपीआई यूज होता है। इसमें एक खास बात ये थी कि ये ट्रांजैक्शन के लिए एक फीस चार्ज कर सकता था। अभी आप यूपीआई देखते हो, यूज करते हो, जिसमें कोई चार्ज नहीं लगता है, पर इस नई एंटिटी में ट्रांजैक्शन के ऊपर फीस लगनी थी। यूपीआई के साथ साथ आईएमपीएस, रुपे, एनएफएस, इन सबको किसने बनाया है? एनपीसीएल ने बनाया है। और एनपीसीएल को किसने बनाया है? आरबीआई और इंडियन बैंक एसोसिएशन ने 2008 में। ठीक है, तो ये फैक्ट है, यूपीएससी पूछ सकती है। अब चलते हैं आगे। हमारी अगली न्यूज, रोड सेफ्टी को इंश्योर करने के लिए जो कमेटी बनाई है सुप्रीम कोर्ट ने, उसको लेकर है। ये जो कमेटी है वो किसकी अध्यक्षता में बनाई गई है? ये सुप्रीम कोर्ट के फॉर्मर जज एम सप्रे की अध्यक्षता में ये कमेटी बनाई गई है। अब इस कमेटी का काम क्या है? देखिए, एक पीआईएल दर्ज की गई थी सुप्रीम कोर्ट के सामने, जिसमें यह बताया गया था कि जो 70% जो डेथ होती है रोड एक्सीडेंट में, उसका जो मेन कारण होता है वो ओवर स्पीडिंग होता है। मतलब 70% डेथ जो होती है वो ओवर स्पीडिंग के कारण होती है। तो इसी ओवर स्पीडिंग को काउंटर करने के लिए, रोकने के लिए, हमारे मोटर व्हीकल्स अमेंडमेंट एक्ट 2019 में सेक्शन 136 ए है, जिसमें यह मेंशन था कि हमें हमारे रोड्स को इलेक्ट्रॉनिकली मॉनिटर करना था, बट ये अभी तक हो नहीं पा रहा था। तो जो पीआईएल दर्ज की गई थी उसमें यही डिमांड की गई थी कि इस आर्टिकल 136 ए को इम्प्लीमेंट किया जा सके। इस आर्टिकल 136 में इलेक्ट्रॉनिकली मॉनिटर कैसे किया जाएगा? आपको सीसीटीवी कैमरे लगाने होंगे, आपको स्पीड गन लगानी होगी, आपके जो ट्रैफिक जो भी पर्सनल होंगे उनके पास वियरेबल कैमरास होंगे, ताकि ऐसे ओवर स्पीडिंग को काउंटर किया जा सके। इसके बाद एक रिक्वेस्ट और की गई थी कि सेक्शन 215 बी है जो मोटर व्हीकल्स एक्ट का है, वो नेशनल रोड सेफ्टी बोर्ड को कॉन्स्टिट्यूट करता है। बट अभी अभी भी ये जो बॉडी है वो अभी तक बनाई नहीं गई है। वैसे इस बॉडी का काम क्या रहेगा? ये सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट को एडवाइस करेगा रोड सेफ्टी के मेजर्स लेने में। तो इन दो सेक्शन को हमें इंप्लीमेंट करना, इस वजह से ये पीएल दर्ज की गई थी। अगर हम रोड एक्सीडेंट को देखें तो रोड एक्सीडेंट एक अकेला फैक्टर जिसके कारण 1.3 मिलियन डेथ मिलती है और 50 मिलियन इंजरीज देखने को मिलती है, और इसमें इंडिया का कंट्रीब्यूशन है 11%। हमें रोड के एक्सीडेंट का कैपिटल माना जाता है। अगर मिनिस्ट्री ऑफ रोडवेज का डाटा देखें तो 2020 में जो डेथ हुई थी उसमें 47,984 लोगों की डेथ हुई थी। और इसके कॉज क्या है? मेजर कॉज क्या है? सबसे पहले तो ओवर स्पीडिंग, ड्रिंक एंड ड्राइविंग एंड यूज ऑफ मोबाइल फोन। तो अगर हम तीन फैक्टर को कम कर ले तो बहुत हद तक जो डेथ होती है हमारे रोड एक्सीडेंट में उसे हम कम कर सकते हैं। तो हमें इस कमेटी का नाम याद रखना है कि इस एम सप्रे कमेटी का मेन ऑब्जेक्टिव क्या है। यूपीएससी पूछेगी तो इस कमेटी के बारे में पूछेगी। अब चलते हैं आगे। हमारी अगली न्यूज एमवी गंगा विलास को लेकर है। अभी गंगा विलास क्या है? ये जो क्रूज है इसे एमवी गंगा विलास बोला जा रहा है, और ये अभी तक का वर्ल्ड का लार्जेस्ट रिवर क्रूज है। आपने गोवा में देखा होगा या फिर फॉरेन कंट्रीज में देखा होगा, जो आपको सी क्रूज देखने को मिलते हैं जो ओशन में रहते हैं। तो ये आपको रिवर का जो क्रूज एंजॉयमेंट होगा वो आपको प्रोवाइड करेगा। अभी न्यूज में इसलिए क्योंकि जो हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी,
वो इसको फ्लैग दिखाएंगे और ये कहाँ से स्टार्ट होगी, ये उत्तर प्रदेश के वाराणसी से स्टार्ट होगी और असम के डिब्रूगढ़ में जाएगी। बट इसमें खास बात ये है कि ये 5 स्टेट को कवर करेगी इंडिया के, पर साथ ही साथ ये बांग्लादेश से भी होकर गुजरेगी। तो ये हमें फैक्ट हमें याद रखना होगा कि जो एमवी गंगा विलास है, ये वाराणसी से स्टार्ट होगी बट बांग्लादेश से होते हुए ये डिब्रूगढ़ जाएगी आसाम के। तो ये टोटल 3200 किलोमीटर कवर करेगी, जिसमें से इंडिया के 5 स्टेट होंगे और बांग्लादेश होगा। अगर हम इस विलास के इस क्रूज को देखें तो ये 62 मीटर की लेंथ होगी इसकी और 12 मीटर की विड्थ होगी। ये पूरी जर्नी 51 डेज में कवर करेगा। इसमें टोटल 50 टूरिस्ट स्पॉट्स को कवर किया जाएगा। मोस्टली इसमें वर्ल्ड हेरिटेज साइट को कवर किया जाएगा, जैसे कि सुंदरबन हो गया, रिवर घाट्स हो गए, मेजर सिटीज होंगे, उनको ये कवर करेगा। ये जो पहली वॉयज होगी इसमें 32 टूरिस्ट स्विट्जरलैंड से होंगे। तो ये जो इनिशिएटिव है ये हमारे देश में एक एम्प्लॉयमेंट जनरेट करेगा, साथ ही साथ एक टूरिज्म सर्किट को बिल्ड करेगा। अगर एक बार टूरिस्ट सर्किट जो फेमस हो जाता है तो उससे कई ज्यादा जो फॉरेन ट्रेवलर्स हैं वो अट्रैक्ट होंगे, तो इससे हमारी जो टूरिस्ट इकोनॉमी है वो बूस्ट होगी। तो ये ओवरऑल बेसिक फैक्ट हो गया एमवी गंगा विलास को लेकर, जो यूपीएससी पूछ सकते हैं। अब चलते हैं आगे। तो अब हम प्रीवियस क्वेश्चन देख लेते हैं यूपीएससी का। विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया सेफगार्ड्स वंस राइट टू मैरी द पर्सन्स ऑफ चॉइस। तो इसमें से आपको बताना है कि जो हमारा राइट है हमारा, कि हम अपनी मर्जी से जिससे भी शादी करना चाहें वो कर सकते हैं, तो वो कौन सा आर्टिकल हमें वो फ्रीडम प्रोवाइड करता है। आर्टिकल 19, आर्टिकल 21, आर्टिकल 25, आर्टिकल 29। तो ये बेसिकली आर्टिकल 21 है, राइट टू लाइफ विद डिग्निटी। तो जब यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछा था उस वक्त खाप पंचायत का इशू चल रहा था। खाप पंचायत क्या करती थी कि काफी सजा देती थी, जो लड़की अपनी मन मर्जी से किसी से शादी करती थी तो कुछ इनह्यूमन ट्रीटमेंट देखने को मिलता था। तो जब सुप्रीम कोर्ट में ये याचिका दायर की गई तो तब ये जजमेंट दिया गया था कि जो भी लड़का लड़की है उसे अपने हिसाब से, अपनी चॉइस के हिसाब से लड़का या लड़की चूज करने का पूरा हक है, और ये उसका राइट टू लाइफ विद डिग्निटी प्रोवाइड करती है उसे ये लिबर्टी। इस वीडियो के पीडीएफ को डाउनलोड करने के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। ऐसे ही और करंट अफेयर की वीडियोस के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। आज के वीडियो सिर्फ इतना ही। थैंक यू वेरी मच।